आइए, तो आज हम बात करते हैं एक नए विषय वस्तु भारतीय संविधान एवं भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में। इतिहास चल ही रहा है, अल्टरनेट ये सब्जेक्ट संविधान ही मैंने अभी आज से प्रारंभ किया है। तो ये संविधान प्रारंभ करने का उद्देश्य आपका ये प्री प्लस मेंस, संविधान का प्री प्लस मेंस दोनों कवर करने का है। इसमें प्री के जितने भी फैक्ट हैं हम इसके साथ ही कवर कराते चलेंगे ताकि आपका काम एक ही जगह हो जाए। बस काम ये है कि जितना भी कंटेंट है इसके साथ आपको नोट जरूर बनाना है। और जैसे ये लिखना या मैं समझाता हूँ तो स्पीड काफ़ी तेज़ रहती है, यदि तो आपको केवल इन्हें की पॉइंट में ही नोट करना है, जैसे मैंने नोट किया है। यदि आप ऐसे ही नोट कर सके की पॉइंट में तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो यदि किताबों का सजेशन चाहिए तो मैं किताबें बता दूंगा कि कहाँ से आपको कवर करना है। हालांकि ये जो मैं कवर करा रहा हूँ ये एक किताब का नहीं है, ये कई किताबों का सम्मिश्रण है जो कंटेंट है। बाकी जो हमारे टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक हैं वो पीएससी के हिसाब से इनफ रहेंगे इसमें, और यूपीएससी प्री और यूपीएससी मेंस का 50 to 60% सिलेबस इस पर कवर रहेगा। आप यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले सालों के क्वेश्चन लगा पाएंगे ये पॉलिटी पढ़ने के बाद, और पीएससी के तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी ये एमपीपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसको लेके स्पेशल चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा डेटा एक ही जगह पढ़ लें ताकि आपको भटकना ना पड़े, और इसकी नोट्स जरूर बनाइएगा। इसके अलावा जो फैक्चुअल कंटेंट होता है कि जैसे संविधान सभा क्या है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संवैधानिक सलाहकार कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, समितियां क्या है, संविधान सभा का कार्य क्या था। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इससे संबंधित जितना भी डेटा होता है जो हमारे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं हम प्रीलिम्स को कवर कर पाएँ, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा ही कवर हो जाए। 80% इससे कवर हो जाता है, लेकिन 20% फिर भी आपको फैक्चुअल डेटा से ही कवर करना पड़ता है। तो इसमें ये संविधान शुरू करने से पहले इसका प्रारंभिक परिचय है। अभी संविधान का मूल पाठ शुरू नहीं हुआ है, केवल संविधान शुरू करने से पहले संविधान के बारे में जो मूलभूत जानकारी हमें चाहिए हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं संविधान क्या है। सबसे पहली बात तो संविधान, तो संविधान है क्या। संविधान के बारे में आपको परिभाषा देंगे तो आप किस प्रकार की परिभाषा देंगे, क्योंकि संविधान पढ़ना है और संविधान जानना बहुत जरूरी है। तो संविधान क्या है, इसमें लिखा है विशिष्ट दस्तावेज का विशिष्ट कानूनी दस्तावेज लिए, ठीक है, इसको विशिष्ट कानूनी दस्तावेज है। और एक बात और हो सकता है ये कंटेंट आपको ना दिखे, क्योंकि ये जो मार्कर यूज हो रहा है वो मार्कर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, जिसके कारण क्या होता है कि शब्द आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आपको मैं समझा दूंगा, इसमें केवल समझ विकसित करनी है, क्योंकि कंटेंट तो आप स्वयं बना लेंगे। ये मैंने समझाने के लिए लिख रखा है, क्योंकि की पॉइंट में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ नोट डाउन है तो एक एक चीज़ें मैं आसानी से आपको बता सकता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इलेबोरेट कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं संविधान है क्या। तो संविधान की ये परिभाषा इसमें लिखी हुई है, संविधान है क्या। इसके अलावा हम बात करते हैं पहले साधारण, फिर चलेंगे इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में। तो संविधान है क्या। संविधान मूलभूत एक दस्तावेज है, एक नियम पुस्तिका है, जिसमें किसी राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने राज्य को, केंद्र को किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, राजनीतिक सत्ता निरंकुश ना होने पाए उसके ऊपर क्या निर्बंधन होने चाहिए, इस तरह की जो विधियां लिखी हुई हैं एक किताब में लिखी हुई है, उसी किताब को, उसी दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। तो भारत का संविधान बहुत ही व्यापक संविधान है, दुनिया भर के संविधानों से इसमें तत्व लिए गए हैं, इसलिए भारत का संविधान बहुत ही मजबूत और बहुत ही दीर्घकालिक है। इसमें अभी तक किसी प्रकार की कमियां हमें परिलक्षित नहीं हुई। उसका कारण ये है कि यहाँ जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो बहुत ही ज़्यादा योग्य थे, और उसके बाद विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद अलग अलग महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने निकाल के वहाँ से अपने संविधान में डाली, और उसका निराकरण भी अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। तो बात, हमारा संविधान तो बहुत व्यापक है। संविधान वस्तुतः करता क्या है, संविधान
कि कार्यप्रणाली क्या है, इसके बारे में जानने से पहले संविधान क्या है इसको थोड़ा और अच्छे से जान लेना जरूरी है। तो ये तो थी, हमने जो परिभाषा दी वो थी जनरल परिभाषा। थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं, संविधान क्या है। तो संविधान विषय सूची है उन विभागों की जिनके अंतर्गत पूरा देश काम करता है, और उन विभागों के अंतर संबंधों, उन पर नियंत्रण और उनका जनता पर अधिकार और जनता का उन पर अधिकार क्या है, इसके बारे में विवरण संविधान में दिया गया है। अब ये विभाग क्या होते हैं? विभाग आप इस तरह के समझ सकते हैं जैसे हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका समझते हैं, तो ये विभाग के संदर्भ में ही हम लेते हैं। बहुत से आयोग, वित्त आयोग जैसे आयोगों को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे संविधान के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। तो इसका कारण यही है कि हम जान पाएँ कि हमारी शासन व्यवस्था कैसे चलती है और हमारे इतने बड़े देश और इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है। उसके लिए एक विधि संहिता का जो निर्माण किया गया है वो मुख्यतः संविधान है, और भारत का संविधान पूरे विश्व के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि जहाँ अन्य देश के संविधान या तो परिवर्तनशील होने में उतने सक्षम नहीं है या समय की मांग के अनुरूप उतने लचीले नहीं हैं, लेकिन भारत में कठोर और नम्य दोनों प्रकार के संविधान का एक अच्छा मिश्रण है। तो संविधान के अब हम टेक्निकल लैंग्वेज में चलते हैं तो संविधान क्या है? संविधान विशिष्ट कानूनी दस्तावेज है। मतलब कानूनी दस्तावेज से क्या मतलब है? यहाँ प्रक्रियाएं दी हुई हैं, कानूनी अधिकार दिए हुए हैं, नागरिक अधिकार दिए हुए, नागरिक कर्तव्य दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। तो इस प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। व्यक्ति से लेके समाज, समाज से लेके शहर, शहर से लेके जिला, जिला से लेके राज्य, राज्य से लेके राष्ट्र, राष्ट्र तक की क्या कानूनी जरूरतें हैं उन सब का ध्यान रखा गया है और उसे संकलित किया गया है एक भाग में, वो है संविधान। तो संविधान और दूसरी चीज है राज्य के मूलभूत संस्थानों का ढांचा। मूलभूत संस्थानों का ढांचा, मूलभूत संस्थानों का ढांचे से क्या मतलब? ढांचा मतलब फ्रेमवर्क, कौन से संस्थान में कितने सदस्य होंगे और उनका पर्टिकुलर काम क्या होगा, उनको कौन कौन से कार्य दिए जाएंगे। विभाग, विभाग के सदस्यों और अध्यक्षों के कार्य को यथा परिभाषित किया गया है हमारे संविधान में, और जो परिभाषित नहीं किया गया है उसकी व्यवस्था भी की गई है। हम संवैधानिक संशोधन करते हैं और परिवर्तित करके उन चीज़ों का भी समावेश हम संविधान में कर लेते हैं जो इसमें निहित नहीं है, इसमें दी हुई नहीं है। अब बात करते हैं कि इन संस्थानों की संरचना, संगठन, अधिकार क्षेत्र, प्रमुख जनादेश को भी निर्धारित करते हैं। अब हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बहुत से आयोग, वित्त आयोग जैसे आयोग, इनकी संरचना कैसे होगी, ये कार्य क्या करेंगे, इनके अधिकार क्या है, और ये सीमा से बाहर ना जाए यानी नागरिक अधिकारों को क्षति न पहुंचाए, इसलिए इनके ऊपर निर्बंधन, सीमाएं क्या आरोपित की गई हैं, इसका विवरण मिलता है हमें संविधान में। संविधान में कुछ और चीजें भी जानने लायक हैं कि संविधान समाज और राष्ट्र को विधि सम्मत चलाने के लिए एक नियम पुस्तिका है। एक समाज कैसे चलेगा और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, तो एक राष्ट्र कैसे चलेगा, इसका पूरा विवरण संविधान में दिया गया है। संविधान इतना व्यापक है कि यहाँ केंद्रीय स्तर से लेके स्थानीय स्तर तक की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। संविधान को बारीकियों से जांचा गया है, परखा गया है, और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के बाद इसी कारण से इसे लॉन्च किया गया, इसे पूर्ण किया गया, उसके बाद इसे पेश किया गया पूरी तरह से और हमारे लिए स्वीकृत हुआ ये। तो कारण यह है कि इसमें जो विधिवेत्ता थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसमें काम किया संविधान के ऊपर। संविधान में हर वो कानूनी बात, हर वो अधिकार, हर वो कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना को उन्होंने निहित किया जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई परिभाषा संविधान क्या है। संविधान क्या है ये क्वेश्चन ही बन जाता है 20 वर्ड का एमपीपीएससी मेंस में, या एमपीपीएससी मेंस में या अदर स्टेट पीसीएस मेंस में। तो संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जिसमें किसी समाज और राष्ट्र के अंतर संबंधों एवं उनसे संबंधित नियमों का उल्लेख रहता है। सरकार के विभिन्न विभागों, राष्ट्र के विभिन्न भागों और सरकार के विभिन्न स्तरों की कार्यप्रणाली, उनका संगठन, उन पर निर्बंधन आदि का विवरण इन पर रहता है। और ये समाज और कानून, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यह किसी राष्ट्र की नियम पुस्तिका है। नियम पुस्तिका मतलब आप समझते हैं नियम हम बनाते ही क्यों हैं,
क्योंकि हमें नियम के हिसाब से चलना होता है। नियम क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से चलना नियम कहलाता है। तो ये नियम पुस्तिका है, इसमें क्रम से दिया गया है। ऐसा नहीं कि पहले राष्ट्रपति फिर कोई और भी डायरेक्ट राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले वर्णन कर दिया गया और बाद में डीपीएसपी का वर्णन किया होगा, तो ऐसा नहीं है। एक क्रमबद्धता है, एक नियमानुसार है। इसमें नियम पुस्तिका है जो नियम से चलती है, शुरू से लेके अंत तक एक क्रमबद्ध व्यवस्था है संविधान में, जो उस समाज और उसके कानून को नियंत्रित करती है। समाज के कानून को नियंत्रित करती। समाज के कानून को नियंत्रित मतलब समाज के जितने अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, समाज की जनता को जितने अधिकार दिए गए हैं, वो उतने अधिकारों का उपभोग करें और उनका हनन होने पे वो आवाज उठाएं, उनके लिए नियम बनाए गए हैं। लेकिन यह भी है कि यदि वो अपने अधिकारों का सीमा से ज्यादा उपयोग करते हैं तो उन अधिकारों को अवैध किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को कहीं कहीं पे सीमित भी किया जाता है। तो संविधान के बारे में हम ये चीजें लिख सकते हैं 20 वर्ड में, ठीक है। अब संविधान के कार्य क्या है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। संविधान बन गया है, लेकिन संविधान के अंतर्गत कार्य क्या क्या किए गए हैं, संविधान बनाया क्यों गया है, संविधान के कार्य मान सकते हैं या संविधान के इन्हें उद्देश्य मान सकते हैं। संविधान के कार्य या उद्देश्य क्या है? तो संविधान हमें प्रदान क्या करता है? पहली चीज तो ये, संविधान सबसे पहला तत्व जो हमें प्रदान करता है, जिस कारण से हम आप यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, वैचारिक अभिव्यक्ति। प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसे निर्बंधित नहीं किया जा सकता है जब तक उसके विचार और अभिव्यक्ति संविधान की अवहेलना नहीं करते हैं। तो संविधान की अवहेलना एक युक्त प्रबंधन है, निर्बंधन है। युक्त निर्बंधन मतलब कि आप नहीं कर सकते हैं। सीमा पे सीमा, लिमिट के ऊपर भी लिमिट लगा देना, किसके आधार पे आपके जो विचार की अभिव्यक्ति है उसे भी अवैध घोषित किया जा सकता है। तो संविधान के दायरे में रह के आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूर्णता कर सकते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, लेकिन वो संविधान की अवहेलना नहीं करना चाहिए। उसके बाद है मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति। मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति मतलब जो कानून जनता के लिए आवश्यक है, जो विधियां जनता के लिए आवश्यक है, जो तत्व जनता के लिए लाभकारी हैं, उनका समावेश संविधान में किया गया है। और संविधान जन कल्याण की भावना से ही कानून बनाता है। कानून उचित और अनुचित दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन उचित कानून को ही वैध ठहराया जाता है। कई देशों में जहां तानाशाह चलता है वह अनुचित कानून को भी संविधान में दर्जा दिया गया है, और तानाशाही व्यवस्था में अनुचित कानून को ही वैध मानते हैं, जबकि उचित कानून का वहाँ कोई स्थान नहीं है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, शांतिप्रिय देश है, लिबरल उदारवादी देश है। इस कारण से हम यहाँ उचित कानून को ही मानते हैं। उसके अंतर्गत देखिए, कानून बनाए गए हैं आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आपके व्यक्तित्व का विकास हो सके, आप जो करना चाह रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से कर सके। लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके कानूनी और संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में क्या करना चाहिए? कोई भी कानून ऐसा आ रहा है जो आपके व्यक्तिगत हित से टकरा रहा है, उसके लिए हमारे संविधान में आखिर व्याख्या क्या की गई है? क्या वो कानून हमारे ऊपर हावी हो जाएगा हमारी इच्छा के विरुद्ध? जी नहीं, वो कानून हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। उस कानून में भी परिवर्तन संभव है, संशोधन संभव है। इसे हम संविधान संशोधन कहते हैं, जिसको आप अनुच्छेद 368 में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन वो माध्यम है जहां पे कानून में आवश्यक संशोधन करके उसे हम जन कल्याणकारी बनाते हैं या आवश्यकता के अनुरूप उसे डालते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण, जैसे कोई भी विधि आती है, कोई भी एक्ट आता है, कोई अधिनियम आता है, तो उसमें कुछ भाग जनता के हित में है लेकिन कुछ भाग जनता के अहित में है। वो हित नहीं करते हैं, जनता का उससे नुकसान ही है। उतने भागों को आधारभूत ढांचा हमारे संविधान में है। केशवानंद भारतीवाद जब आप पढ़ेंगे 1973 वाला, उसमें आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी हुई है। आधारभूत ढांचे को ही हम आधार बना के किसी भी कानून की वैधता, यह वैध है या अवैधता, कि वो अवैध है
उसकी जांच करते हैं। तो उसके अंतर्गत मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति हमें प्रदान की गई है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें नागरिकों के अधिकारों को महत्वता दी गई है। नागरिक के अधिकार में क्या क्या आता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, कहीं भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, रहने बसने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, गरिमा से जीने की स्वतंत्रता। ऐसे तत्व कानूनी दायरे में रहकर कानूनी संरक्षण में ही हमें प्राप्त होते हैं। और यदि कानूनी विधियों का व्यक्तिगत अधिकारों से टकराव होता है तो कानूनी विधियों में संशोधन हो जाता है, संवैधानिक संशोधन। अब हम बात कर रहे थे, ये संशोधन आधारभूत ढांचे को आधार बना के किया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, ये भी 20 वर्ड का क्वेश्चन है। 20 वर्ड का क्वेश्चन है कि आधारभूत ढांचा क्या है। आधारभूत ढांचा शब्द आया कहां से? वस्तुतः ये न्यायपालिका के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, न्यायपालिका इसका इस्तेमाल करती है। आधारभूत ढांचा क्या है? आधारभूत ढांचा का मतलब है एक ऐसा ढांचा जिसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, लोगों के अधिकार, लोगों के विकास के लिए आवश्यक साधन, गरिमा से जीने के लिए आवश्यक साधन, बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, वृद्धजन के अधिकार, समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए जो अधिकार हैं, इन सब अधिकारों को आधारभूत ढांचे के अंदर समाहित किया गया है। और जब भी कोई कानून या विधि बनती है तो इन तत्वों से यदि वो असंगत यानी इनके विपरीत जाती है तो हम बोलते हैं आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हुआ है। आधारभूत ढांचे को आधार बना के हम किसी भी कानून को निरस्त करते हैं न्यायपालिका के माध्यम से। न्यायपालिका मतलब कौन? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हाई कोर्ट, राज्य न्यायालय, तो उसके अंतर्गत हम आधारभूत ढांचा, हालांकि हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और मेरी गारंटी है कि मैं जो इसमें क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं, ये क्वालिटी कंटेंट आप किसी भी मेंस में डालेंगे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे इसमें, क्योंकि इतना क्वालिटी कंटेंट सामान्यतः आप किसी भी नोट्स में पाएंगे नहीं। इतना क्वालिटी कंटेंट आप नोट्स में, क्योंकि एक एक चीज़ें नोट्स में भी नहीं होती, नोट्स में भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बियॉन्ड टू सिलेबस भी जानना जरूरी है। क्योंकि हमें जब सवाल करने हैं, जब यूपीएससी प्री के आप क्वेश्चन लगाएंगे या यूपी पीसीएस प्री, जो कि यूपीएससी प्री जैसा ही होता है यूपी पीसीएस प्री, बशर्ते यूपीएससी प्री का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यूपी पीसीएस उसका मात्र 10% या 20% होता है, लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो यूपीएससी को ही फॉलो करते हैं। तो इस कारण से जब उसके आप सवाल लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार के इसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। उसमें फैक्चुअल डेटा कम रहता है, कॉन्सेप्चुअल डेटा ज़्यादा रहता है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल डेटा को आप समझें, उसमें डालने में काम आएंगे। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे मूलभूत कानून की अभिव्यक्ति, ये टॉपिक हमारा हो गया। इसके बारे में जितना ज्यादा हो सकता था हमने देख लिया। फिर बात करते हैं संगठन का ढांचा, संगठनात्मक ढांचा। संविधान ने हमें दिया क्या है? संविधान ने हमें संगठन दिया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका जो विधियां बनाती है, नियम बनाती, कार्यपालिका जो उनको इम्प्लीमेंट करती है, उन पे काम करती है, उन्हें कार्यान्वित करती है, और न्यायपालिका उनकी वैधता अवैधता की जांच करती है और मानव अधिकारों की रक्षा करती है। इस प्रकार का संगठन, इस प्रकार की कार्यप्रणाली हमारे संविधान में निहित है। तो संविधान हमें बहुत बेहतरीन संगठनात्मक ढांचा देता है। फिर बात करते हैं सरकार के स्तर की, बात करते हैं संविधान और क्या देता है और क्या परिभाषित करता है। तो सरकार के स्तर को भी प्रभावित करता है और परिभाषित करता है। किस प्रकार परिभाषित करता है? हमारे सरकार का स्तर क्या है, हमारे सरकार का स्वरूप क्या है? क्या हमारी सरकार मिलीजुली सरकार है, यानी केंद्र और राज्य दोनों को समन्वित रूप से ले जाने वाली सरकार है, यानी हमारी राष्ट्र क्या संघात्मक सरकार है या परिसंघात्मक सरकार है, या एकात्मक सरकार है जहां पे केंद्र का बोलबाला रहता है, या अर्धसंघात्मक सरकार है, कहीं पे एकात्मक तो कहीं पे संघात्मक। इस तरह की जो विषय वस्तु है वो संविधान में निहित है, इसलिए हमें जानने में बहुत आसानी हो जाती है कि हमारा संविधान और हमारी सरकार किस प्रकार काम करते हैं। हमारी सरकार संघवाद की ओर काम करती है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए हम संघात्मक सरकार को जो है
महत्व देते हैं और हमारे संविधान में हमारी सरकार को संघात्मक सरकार कहा गया है, जो राज्यों को भी साथ में लेके चलती है। लेकिन कुछ विद्वान हैं, ग्रेविनास्टिड और आइवर जेनिंग्स जैसे विद्वान, जो ये मानते हैं कि भारत की सरकार, भारत का जो संविधान है वो संघात्मक ढांचे के साथ साथ कभी वो एकात्मक ढांचे की ओर भी व्यवहार करने लगता है। किस प्रकार? जैसे आपातकालीन स्थिति में हम देखें तो आपातकालीन स्थिति में सर्वे सर्वा केंद्र सरकार के हाथ में होता है। वहां से क्या पता चलता है कि जो हमने राज्यों को शक्तियां दी हैं, तो वहां पे राज्यों की शक्तियां सीमित करके केंद्र वहां ऊपर उभर कर सामने आ जाता है। इस कारण से ग्रेविनास्टिन हो या आइवर जेनिंग्स जैसे विद्वान हो, उनका मानना है कि कभी कभी भारत का संविधान अर्धसंघात्मक या एकात्मक संविधान की ओर भी रुख करता है। परिस्थितियों के हिसाब से उनका मानना भी सही है। इसीलिए यही तो विशेषता है हमारे संविधान की कि पहले तो वो ढील दे के रखता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो राज्यों का अभिभावक बनकर उभरता है। केंद्र राज्यों के पिता हैं। जब भी राज्यों पे संकट आएगा, केंद्र ही उसका निवारण करते हैं। इस कारण से हमने संघात्मक व्यवस्था को लिया है संविधान की। उसके बाद बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, इसमें अलग से आप पॉइंट आउट कर लेंगे। यहाँ पे शक्तियों का विभाजन जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, शक्तियों के विभाजन का काम संविधान कैसे करता है? तो संविधान में शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। केंद्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकार की शक्तियां, उसके बाद स्थानीय सरकार की शक्तियां क्या होगी, इसकी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, अलग अलग दायरा डिवाइड कर दिया गया है। अलग अलग सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभक्त कर दिया गया है कि आपके अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, आपको किन पे काम करना है। आज का युग सहकारी संघवाद का युग है, जो कि नीति आयोग की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था। जबकि योजना आयोग जब तक थी तब हम सहकारी संघवाद को महत्व नहीं देते थे उतना ज़्यादा, लेकिन आज हम सहकारी संघवाद को महत्व देते हैं। आज जो केंद्र सरकार के पास जितनी केंद्रीय शक्तियां थी, आज उसको राज्य सरकारों को भी वितरित कर दिया गया है। आप अपने विकास के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। 2015 से पहले की बात करें हम, 11वीं पंचवर्षीय योजना तक की बात करें हम, तो राज्य सरकार पूरी तरह से अपने विकास के लिए केंद्र पर निर्भर थी। लेकिन अब की स्थितियां नीति आयोग की स्थापना के साथ ही बदल गई है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यह अवसर दिया है कि आप अपनी क्षमता का विकास स्वयं करें। हम केवल आपको नीतियां बना के देंगे, कार्यान्वयन और जिम्मेदारी आप स्वयं लेंगे। इस कारण से शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान की बहुत बेहतरीन खूबी है, जो केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय स्तर पर स्वायत्त रूप से दी गई है। मतलब वो अपने कार्य करने के लिए बहुत से मामलों में स्वतंत्र हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की। तो जो सोवियत संविधान है, सोवियत संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से ज्यादा ऊपर उठ के नागरिक के अधिकारों को मानता है। कहीं पे ऐसी बात आती है जहां पर नागरिक के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो तत्काल वह विधायिका द्वारा पारित कानून को निरस्त करने की बात करता है। वही जो अमेरिकी संविधान है, जस्ट इसका विपरीत है। अमेरिकी संविधान व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित रख के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियों को ऊपर उठता है। उनके द्वारा बनाए गए कानून और कार्यान्वित कानून को वो ज्यादा महत्व देता है, जबकि व्यक्तिगत अधिकारों को वो कहीं ना कहीं सीमित करने का प्रयास करता है। तो ये अपनी अपनी संविधान की विशेषता है, जो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब ये टर्म आपने गारंटी है कि 80% से 90% लोगों ने संविधानवाद नहीं सुना होगा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे भी संविधानवाद जैसी कोई चीज या कोई विषय वस्तु पढ़ने को नहीं मिली थी, क्योंकि ये एक जगह से तो मिलता नहीं मैटर, पूरा मैटर एक जगह मिले। 5-6 किताबों का मिक्सर जब आप देख लेते हैं, 5-6 किताबों का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आपको संविधानवाद पता चलता है। संविधानवाद है क्या? क्या है संविधानवाद? हम जानते हैं कि संविधान केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको शक्तियां देता है और शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी देता है।
आपने मानववाद एथिक्स में पढ़ा होगा। मानववाद क्या है? वह विषय वस्तु जो मानव के विकास पर केंद्रित हो, मानववाद कहलाती है। संविधानवाद से क्या मतलब है? वह विषय वस्तु जो संविधान के विकास को बल देता हो, संविधान के विकास को प्रभावित करता हो, संविधानवाद है। इसमें क्या हमने संकल्पना की है, इसमें क्या विषय वस्तु हमने डाली है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि संविधानवाद आखिर है क्या। तो संविधानवाद आप समझिए कि जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। आप सोचिए यदि इन्हें शक्तियां निरंकुश रूप से प्राप्त हो जाए, संविधान में ऐसी कोई अभिव्यक्ति न की जाए कि ये शक्तियों का उपयोग एक सीमित दायरे में ही कर सकते हैं, ये नागरिक अधिकारों के दायरे में ही कर सकते हैं, तो अपनी शक्तियों को कितना बड़ा दुरुपयोग कर सकते हैं, आप स्वयं सोचें। राजसत्ता में, राजशाही राजतंत्र में निरंकुश सत्तावाद इसीलिए चलता था क्योंकि वहां आपकी शक्तियों पे सीमाएं आरोपित नहीं थी, राजा ही सर्वे सर्वा होता था। इस तरह की व्यवस्था अपने संविधान में नहीं की गई है। राजनीतिक सत्ता, संविधानवाद की हम मूलभूत परिभाषा की बात करें तो राजनीतिक सत्ता अपनी शक्तियों, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों और अपने जनादेश का उपयोग कल्याणकारी राज्य बनाने की ओर यदि करती है तो इस तरह की विषय वस्तु को संविधान में संविधानवाद कहा जाता है। मतलब आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, आपके ऊपर कुछ बाध्यताएं लाद दी गई हैं, आपके ऊपर कुछ सीमाएं लाद दी गई हैं, कुछ निर्बंधन लाद दिए गए हैं ताकि आप सीमा के परे जाके कोई काम ना कर सके, सीमा के अंदर ही काम करें। एक समय बाद जब आप काम करने लगे तो उससे आपको यह प्रतीत होने लगे या संविधान आपको ये बताने लगे कि ये असंवैधानिक है, ये नागरिक अधिकारों की अवहेलना है, कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है उसको ये नष्ट कर सकता है, उसके ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकता है। इस तरह की बातें संविधानवाद की विषय वस्तु होती हैं और इसमें बहुमत को महत्व दिया जाता है। समाज की बहुत सी जनसंख्या या राष्ट्र की बहुत सी जनसंख्या जिस मत को मानती है उसको महत्व देते हैं, ना कि केंद्रीकृत शक्तियों को कि एक व्यक्ति ही सबका निर्णय स्वतंत्र रूप से ले ले। यदि एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है तो उसे जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यानी समाज का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इस तरह की विषय वस्तु भी इसमें संविधानवाद में केंद्रित है। संविधानवाद संविधान के विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग न हो, इसलिए उसमें कुछ निर्बंधन, कुछ बाध्यकारी शक्तियां ला दी जाती हैं ताकि वो अपने सीमित दायरे में रहकर जनता का विकास कर सके, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का वहन कर सके। फिर संविधानवाद के बारे में देखिए, कुछ हमारे विद्वान थे जैसे एंड्रूज, आपने नाम सुना होगा, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, ये सब आप नोट डाउन करते रहिएगा। एंड्रूज, शायद इनका नाम WG एंड्रूज है। WG एंड्रूज और फ्रेडरिक का नाम आपने सुना होगा, फ्रेडरिक। इनका मानना है कि संविधानवाद के बारे में इन्होंने परिभाषा दी है कि संविधानवाद वो व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र से राज्य और राज्य से स्थानीय स्तर तक स्वायत्तता के रूप में होता है। मतलब चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे स्थानीय स्तर में ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, यह अपने कार्यप्रणाली के लिए स्वयं जिम्मेदार हो, अपनी शक्ति का उपभोग वो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में रहकर, एक संवैधानिक सीमा में रहकर। इस प्रकार की व्यवस्था को WG एंड्रूज और फ्रेडरिक का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार की परिभाषा को अनुसमर्थन देते हैं। तो ये तो थे दो हमारे संविधान विधिवेत्ता। इनका प्रेफरेंस यदि आप इसमें डाल देते हैं तो ये आपका डायनेमिक उत्तर संविधानवाद 20 वर्ड में ये संविधानवाद तैयार हो जाएगा। और अन्य ऐसे ही संविधानवेत्ताओं के आप नाम डाल सकते हैं। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मेन सा क्वेश्चन भी है भारतीय संविधान की विशेषता। ये मुख्यतः 300 वर्ड MPPSC में पहले और 100 वर्ड में आता था ये क्वेश्चन, और स्टेट PCS में भी ये क्वेश्चन मेंस का है कि संविधान की विशेषता क्या है, जो इसके प्रारंभिक पृष्ठ का ही भाग है। प्रारंभिक पृष्ठ में ही ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं
और हमें इनकी क्या है कि हम इनकी जानकारी केवल सीमित वे में लेते हैं 4-5 पॉइंट में, जिसको हम आसानी से मेंस में लिख सके। लेकिन हम इसके बारे में एक एक पॉइंट के अंदर से जो पॉइंट निकलेंगे, और यदि ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इस प्रकार की भी चर्चाएं करेंगे ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। उसके बारे में हम बात करते हैं भारत के संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताओं में सबसे बड़ा है यह लिखित संविधान है। लिखित संविधान ही है और सबसे विस्तृत संविधान है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि 395 अनुच्छेद होना अपने आप में बहुत ही बड़े व्यापक अनुच्छेद का दर्जा इसे प्रदान करता है, जो कि अन्य किसी देश के संविधान में निहित नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या के अनुरूप उनकी मांगे, उनके अधिकारों के लिए इसमें यथासमय संशोधन किए जाते रहे हैं, जो कि 2017 के बाद आप देखेंगे तो 2017 के बाद 448 अनुच्छेद, वैसे तो हम मूलभूत 395 अनुच्छेद ही मानते हैं, लेकिन संशोधन को मिला दे तो 2017 के संशोधनों के बाद लगभग 448 यानी 450 अनुच्छेद के आसपास हमें पढ़ना होता है। अब लिखित एवं सबसे विस्तृत संविधान, लिखित और अलिखित दो प्रकार के संविधान होते हैं। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान एक एक विभाग की कार्यप्रणाली, उसका संगठन, उसके कार्य, उसके उद्देश्य, उसकी कमियां और उस पर निबंधन क्या क्या लगाए जाएंगे, पर्टिकुलर एक एक संस्थान का विवरण दिया गया है भारतीय संविधान में और उसे लिखा गया है। हम उसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये तो लिखित संविधान की विशेषता होती है। लेकिन अलिखित संविधान में क्या लिखा ही नहीं जाता, केवल मौखिक रूप से काम चलता है? ऐसा नहीं है। अलिखित संविधान में भी कुछ आधारभूत अनुच्छेदों को लिख दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित होते हैं। जब भी उनमें विधियां बनाई जाती हैं तो कुछ अनुच्छेदों का प्रेफरेंस लेके उसके बारे में नई घोषणाएं कर दी जाती हैं और उसमें नई चीजें ऐड कर दी जाती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कुछ भी चीजें ऐड करनी है, कुछ भी चीजें हटानी है, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है, जो कहीं पे कठोर तो कहीं पे नम्य है। इसका विवरण हम आगे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं भारत का संविधान इतना विस्तृत और लिखित संविधान तो है, वो तो जरूरी था, क्योंकि यहाँ मौखिक रूप से काम नहीं चल सकता है। एक चीज को आधार बना के हम हजार काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिखित संविधान की आवश्यकता भारत को थी। अब आखिर विस्तृत संविधान, इतना बड़ा संविधान बनाने की हमारी आवश्यकता क्या थी, मंशा क्या थी? संविधान सभा के दिमाग में आखिर ऐसे कौन से विचार थे कि इसको इतना विस्तृत बनाना चाहिए? तो जान लीजिए कि संविधान सभा ने इसे विस्तृत क्यों बनाया है। तो पहली बात आप जानिए कि हमारा संविधान राज्यों के संविधान को भी अपने आप में समाहित करता है। केंद्र का संविधान और राज्य का संविधान और स्थानीय संविधान, तीनों प्रकार के संविधान का निचोड़ हमारे संविधान में स्पष्ट अंकित है। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, इतने नागरिकों के अधिकार, उनके विकास के लिए पर्याप्त साधन की उपलब्धता, इन सब को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से लेकर राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इस कारण से इसका स्वरूप बहुत ही ज्यादा विस्तृत हो गया है। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि इसमें राज्यों का संविधान समाहित किया गया है। दूसरी बात, इसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में अपना खुद का अलग ही संविधान है। नगर पंचायत पढ़ते हैं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, उनकी अलग विधियां हैं, उनसे संबंधित अलग अनुच्छेद हैं, उनकी कार्यप्रणाली अलग है, उन्हें वित्त का आवंटन अलग होता है, उनकी जिम्मेदारी अलग है और वो रिपोर्ट दूसरे को करते हैं, तो रिपोर्ट का दायरा भी उनका अलग है। तो इस प्रकार की देखा जाए तो स्थानीय स्तर का भी अपना एक संविधान है, जो भारत के संविधान में ही निहित है। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत अधिकारों। तो व्यक्तिगत अधिकारों की एक विषय सूची। व्यक्तिगत अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक हर जगह आपको व्याप्त मिलता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जैसे आप चाहे आपातकाल पढ़ रहे हो, वहां भी बताया गया है कि किन अधिकारों को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। जैसे जीने के अधिकार को आप आर्टिकल 21 वगैरह निलंबित नहीं कर सकते हैं, चाहे कैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाए। तो व्यक्तिगत अधिकार भी हर जगह समाहित हैं। तो राज्य का संविधान, केंद्र का संविधान, व्यक्तिगत अधिकार, स्थानीय संविधान, और उसके बाद सबसे बड़ी बात डीपीएसपी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य बनाने से संबंधित जितने भी तथ्यावली हैं
जितने भी सुविधाएं हो सकती हैं पूरा संविधान में एक एक चीज डाली गई है, कोई भी कमी बाकी नहीं रखी गई है। चाहे वो पिछड़े वर्ग का उत्थान हो, चाहे उनकी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे उनके व्यक्तित्व का विकास हो, वह उन्हें समानता के स्तर तक लाना। मौलिक अधिकार तो इसमें अंतर्निहित बहुत बड़ा विषय वस्तु है। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी हम देखते हैं, और राज्य राष्ट्र की जो पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक मशीनरी है उसका पूरा विवरण भी संविधान में डाला गया। तो आप देख सकते हैं, चाहे राज्य का प्रशासन हो, केंद्र का प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, संविधान हो राज्य का, केंद्र का या स्थानीय संविधान हो, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इस तरह के विशाल तथ्यों का समावेश जब भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया है। उसके अलावा इसकी जो कमियां थी उसको भी पूरे विश्व के संविधानों की अलग अलग निरीक्षण करके विधिवेत्ताओं द्वारा उसको भी इसमें समाहित कर दिया गया है। तो ये विषय सूची काफी लंबी हो गई, अनुच्छेद काफी ज्यादा हो गए, तो विस्तृत संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो बात तो ये होगी, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो लिखित और विस्तृत संविधान के बारे में लिख तो देते हैं कि लिखित संविधान, विस्तृत संविधान, इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 भाग हैं, 22 भाग हैं, और अनुसूचियों का विवरण दे देते हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन ऐसा है तो क्यों है, इसके बारे में हम कभी विवरण नहीं देते हैं या हम खुद भी नहीं जान पाते हैं। मैं खुद भी नहीं जान पाता था जब तक मेरे पढ़ने का और सोचने का दायरा लिमिटेड था, लेकिन इसकी आवश्यकता है। इसी कारण से हम प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। जब आप किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, हरियाणा पीएससी, इन सब के प्रीवियस मैंने सॉल्व किए तो एक ही चीज कॉमन पाई कि कहीं ना कहीं संविधान पढ़ने में हम केवल उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो सामान्यतः सब पढ़ते हैं, हम उन चीजों को नहीं पढ़ते हैं जो सामान्यतः सब नहीं पढ़ते। तो हमें वो भी पढ़ना है जो सब नहीं पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नम्यता और अनम्यता का संबंध, नम्यता और अनम्यता का संबंध या समन्वय। नम्यता मतलब क्या, अनम्यता मतलब क्या। नम्यता मतलब लचीलापन और अनम्यता मतलब संविधान का कठोरपन। तो देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहीं पे तो लचीली है और कहीं पे ज्यादा ही कठोर है। इसका कारण है, यदि संविधान की प्रक्रिया कठोर कर देंगे तो हम त्वरित न्याय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहीं पे ऐसी व्यवस्था भी करनी होती है कि हमें तुरंत न्याय प्राप्त करना होता है, उसके लिए संवैधानिक संशोधन बहुत ही अपरिहार्य है। लेकिन यदि हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया अधिक लचीली कर देते हैं तो हर एक छोटे छोटे मुद्दे में लोग संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित करने की कोशिश करने लगते हैं। तो क्या ये भी उचित? जी नहीं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए कठोर संविधान है, और जो मुद्दे न्याय से संबंधित है और जिन्हें त्वरित न्याय की जरूरत है उससे संबंधित हमने लचीले संविधान को फॉलो किया, लचीले संविधान का अनुसरण करते हैं। तो दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में दी गई हैं। आप देख रहे हैं अन्य संविधान या तो कठोर होती है तो लचीले, लेकिन भारतीय संविधान इसीलिए महान है क्योंकि कठोर और नम्यता दोनों का इसमें स्पष्ट समावेशन है, समावेशित किया गया है। इसको हम कैसे जान सकते हैं कि देखिए, कुछ मामलों में साधारण बहुमत से ही हम काम चला लेते हैं, साधारण मत से ही हम काम चला लेते हैं। ये साधारण बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है, जब हम बहुमत की क्लास पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन मैं केवल अभी संविधान की रूपरेखा बना रहा हूँ, इसलिए केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो इसको समझिए। कुछ मामलों में साधारण बहुमत से काम चल जाता है, तो यदि साधारण बहुमत से काम चल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान लचीला है। लेकिन कुछ मामलों में सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, तो इसका मतलब हमारा संविधान कठोर ही हुआ। अब बहुत ही कठोर संविधान की भी परिकल्पना इसमें हम कर सकते हैं कि जैसे कुछ मामलों में सदस्यों के बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत यानी 66% के बहुमत के लगभग, और साथ ही साथ कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें उपरोक्त विधि द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास उस तथ्य को भेजना है, उस एक्ट को अधिनियमित करवाना है, उसे एक विधि बनाना है, तो उससे पहले आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति अनिवार्य है। कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे संविधान में की गई हैं, तो इसको हम क्या अति कठोरीकरण प्रवृत्ति मानते हैं, जो कि अनिवार्य है। तो संविधान वस्तुतः नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, लेकिन
नम्रता के साथ कहीं कहीं पे अति कठोरवाद प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है। ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई कि जब हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, तो उनके द्वारा जब संविधान का निर्माण संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ किया जा रहा था, तो उनके मन में एक ही सवाल था कि संविधान को भावी आवश्यकताओं यानी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होना पड़ेगा। ऐसे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आज की परिस्थितियां अलग है, आज का समय अलग है, आज जनता की मांगे अलग है, लेकिन भविष्य में जनता की मांगे भी अलग होगी, जनता की स्थितियां भी अलग होगी, असमानता का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसे समानता में लाने के लिए इसमें संशोधन कहीं नम्रता से तो कहीं कठोर ढांचे के अनुरूप करना पड़ेगा। इसका स्पष्ट विवरण हमें एक नेहरू जी के कथन से मिल सकता है। नेहरू जी ने संविधान सभा के एक सत्र में संविधान सभा में खड़े होकर संविधान की नम्रता और अनम्रता ढांचे के बारे में एक कथन कहा था। वो कथन क्या था? वो कथन था कि मैं सहमत हूं कि भारतीय संविधान जितना ज्यादा हो सके दृढ़ हो और स्थायी हो, लेकिन मैं इस चीज से भी वाकिफ हूं कि आने वाले भविष्य में इसकी संरचना में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इसके स्थायित्व को थोड़ा लचीला बनाना जरूरी है, इसमें परिवर्तन जरूरी है, संशोधन जरूरी है, नहीं तो ये अपनी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण, कठोर प्रवृत्ति के कारण राष्ट्र के विकास को रोक देगा और जनता के अधिकारों को बार बार चुनौती देगा। आज की परिस्थितियां जो है, यहाँ दृढ़ और कठोर संविधान की आवश्यकता है, लेकिन समय अनुरूप हमें लचीले संविधान का भी इसमें समावेश करना पड़ेगा। परिवर्तन की गुंजाइश है इसमें, ऐसा नेहरू जी का मानना था। नेहरू जी के मानने को ही नम्रता और अनम्रता में स्पष्ट जगह मिली है, और संविधान वेत्ताओं ने इस बात को भी महसूस किया कि नेहरू जी का कथन गलत नहीं है। भविष्य की आवश्यकताएं अलग होगी और उसमें संविधान की दोनों प्रवृत्तियां विद्यमान होना जरूरी है, केवल कठोर प्रवृत्ति होने से काम नहीं चलना है। इसलिए नम्रता और अनम्रता दोनों का सम्मिश्रण इसमें दिया गया। फिर बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है? कोई भी गणराज्य, कोई भी राष्ट्र लोकतांत्रिक है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है या नहीं ये पता चलता है कि जनता स्वतंत्र है या नहीं, अपने फैसले लेने के लिए क्या हम स्वतंत्र हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। राष्ट्र के संदर्भ में दूसरे राष्ट्र पर यदि निर्भरता है तो वह राष्ट्र संप्रभु नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वही राष्ट्र है जो अपने मामले में स्वतंत्र है, जहां के नागरिक अपने मामले में संप्रभु हैं। संप्रभु का क्या मतलब है? अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होना, हमें किसी बाहरी की आवश्यकता नहीं, यह संप्रभुता कहलाती। तो ये समाज छूटकर जब राष्ट्र तक पहुंच जाता है, राष्ट्र अपने निर्णय लेने के लिए यानी केंद्र सरकार अपने निर्णय लेने के लिए यदि स्वयं सक्षम है, उसे किसी बाहरी तत्व की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी संकल्पनाएं लोकतंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसलिए भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य में एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है कि हम स्वयं को ही प्रशासित कर रहे हैं। हम लोगों को चुनते हैं, लोकसभा राज्यसभा में भेजते हैं और वो हमें प्रशासित करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रशासित नहीं करते, हम ही उन लोगों को चुनते हैं कि आप हमारे ऊपर प्रशासन करो। तो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि यानी हमें स्वतंत्रता तो है, तब तो हमने उन्हें चुन लिया, अन्यथा कैसे चुन लेते। तो लोकतंत्रीय प्रणाली की, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि से प्रशासित होते हैं, यानी हमारा चुनाव भी अपने हित में ही होता है। ये लोकतांत्रिक गणराज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। और एक बात और, संप्रभुता की बात करते हैं तो चूंकि लोकतंत्र में संप्रभुता बहुत अनिवार्य है, तो कई आलोचक थे, जिसमें ज्यादातर ब्रिटिशर थे, जो कि स्वयं कॉमनवेल्थ के सदस्य रहे हैं। तो उनका मानना था कि भारत तो कॉमनवेल्थ का सदस्य है और कॉमनवेल्थ की जो प्रमुख होती हैं वो ब्रिटिश सम्राज्ञी होती हैं, ब्रिटिश की महारानी होती हैं। और चूंकि भारत ब्रिटिश का गुलाम रहा है,
तो भारत इसकी सदस्यता कैसे ले सकता है यदि भारत स्वयंप्रभु है? तो भारत ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने जब कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली थी, भारत को इसमें इंटर करवाया था, तो आज़ादी के बाद एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी कि अब भारत के ऊपर किसी भी औपनिवेशिक सत्ता का हाथ नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है। और राष्ट्रमंडल चूंकि स्वतंत्र राष्ट्र, चूंकि अब ब्रिटेन के अंडर में तो रह नहीं गए हैं, भले वो उस ग्रुप में है लेकिन वो ब्रिटेन के अंडर में तो रह नहीं गए हैं, तो ये स्वतंत्र राष्ट्रों का संयुक्त है, स्वतंत्र राष्ट्रों का एक संयुक्त मंच है, जहां से भारत जब चाहे तब बाहर निकल सकता है। तो भारत ने अपनी संप्रभुता यहाँ से सिद्ध कर दी थी कि हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं, हम जब चाहे यहाँ से बाहर हो सकते हैं, हमारी संप्रभुता अलग है, हम राष्ट्रमंडल के गुलाम नहीं, हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनी स्वेच्छा से ली है और अपनी स्वेच्छा से छोड़ेंगे भी। फिर बात करते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप। जो हम आज लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं, ये आखिर कहां से लिया गया है? इस तरह का विचार कहां से आया है? क्या लोकसभा के होने से बस काम नहीं चलता या राज्यसभा के होने बस से काम नहीं चलता? तो लोकसभा, तो चूंकि लोकसभा में ज्यादातर आप देखेंगे तो जनप्रतिनिधि होते हैं, राज्यसभा में जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन राज्यसभा में ज्यादातर योग्य और वरिष्ठ लोग होते हैं जो नीति निर्माण में सहायक होते हैं। लोकसभा के मनमाने फैसले पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, इसलिए राज्यसभा का भी निर्माण किया गया है। पहली बात तो ये, इस तरह की प्रणाली को हम संसद प्रणाली कहते हैं, जिसे ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोलते हैं। ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली बोलते हैं। ये वस्तुतः हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन आपने ब्रिटेन में सुना होगा। वही चीजें भारत में लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में हम देखते हैं। तो भारत की संसदीय व्यवस्था हम ब्रिटेन से लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को, उसको जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था थी, एक लंबे अरसे से हम उसका पालन करते आ रहे थे। क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत शासन अधिनियम 1935 के 60 से 65% भाग से यथावत ले लिया गया है। हमने वहां ज्यादा मेहनत नहीं की है, केवल हमने 35% या 40% के आसपास संविधान को बनाने में मेहनत की है। तो संविधान की बहुत सारे गुण ब्रिटिश शासन द्वारा बनाए गए संविधान से हमने ले लिया है। उसी के अंतर्गत हमने उसका संसदीय स्वरूप, क्योंकि भारत को संसदीय स्वरूप की आवश्यकता भी थी भारत की जनसंख्या के हिसाब से, इसलिए हमने ब्रिटेन के संविधान को, क्योंकि इसमें हमें कोई खामी नजर नहीं आती थी, उसकी शासन व्यवस्था को आप देखें कि भारत के द्वारा इतने विद्रोह के बाद भी ब्रिटेन की शासन प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनकी सत्ता, उनके प्रशासनिक व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भारतीय तो जानते थे कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, इतने विरोध होने के बावजूद, इतने आंदोलन होने के बाद, इतनी क्रांतियां होने के बाद भी यदि ब्रिटिश संविधान का संसदीय स्वरूप यथावत जीवित है तो कहीं ना कहीं इनमें क्वालिटी है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे इनके संसदीय स्वरूप को हमारे संविधान में प्रवेश कराने की आवश्यकता है। तो हमने ले ली है वहां से वेस्टमिंस्टर प्रणाली। वेस्टमिंस्टर प्रणाली वस्तुतः उसका अंग्रेजी में नाम है, जैसे हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, उस तरह वहां वेस्टमिंस्टर प्रणाली चलती है, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, इस तरह की चीजें आप सुनते हैं, तो ब्रिटेन से ही ली गई है। और सबसे बड़ी खास बात संसदीय स्वरूप में क्या है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। मतलब जो भी विधियां बनाई जाती हैं, कार्यपालिका बाध्य होती है कि उन विधियों का पूर्ण निर्वहन किया जाए। तो कार्यपालिका जो है विधायिका के ही विश्वास पर आश्रित होती है। यदि विधायिका का अस्तित्व नहीं होगा तो कार्यपालिका का भी अस्तित्व नहीं होगा, और विधायिका चाह लेगी तो कार्यपालिका में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, जिसे हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में कई स्थानांतरण होते हैं IAS IPS के, तो कहीं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, कहीं आजीवन नौकरी ना करने के लिए उन पर रेड इंक चला दी जाती है उनके कागजातों में। तो इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि कार्यपालिका, चाहे हम प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति के संदर्भ में देख ले, तो कार्यपालिका विधायिका से ही जुड़ी हुई है, विधायिका का ही पूरक सिक्का है, पूरक पहलू है, उससे अलग थलग नहीं है। हालांकि हम मानते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कार्य के बाद जो जिम्मेदारी बनती है तो तीनों की बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रणाली के थ्रू ही भाई विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका जो होती है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी मान सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल
इनकी व्यवस्था मान सकते हैं आप। तो कार्यान्वयन तो यही करवाते हैं, कार्यान्वयन यही करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं विधायिका के प्रति। यदि विधायिका के प्रति ये जिम्मेदार नहीं होते तो हमारी शासन व्यवस्था कुछ और होती। इसलिए विधायिका जब तक बनी रहती है तब तक कार्यपालिका का अस्तित्व रहता है। यदि विधायिका का अस्तित्व नहीं है तो कार्यपालिका का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस प्रकार की व्यवस्था संसदीय प्रणाली में हमें देखने को मिलती है। तो संविधान के बारे में अभी हमने केवल 4 पॉइंटों की चर्चा की है, उसमें कई पॉइंट है जो अभी हम चर्चा करेंगे। यह संविधान का केवल प्रारंभिक परिचय है। इसके बारे में हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे और मेरा दावा है कि इसको पढ़ने के बाद आपको संविधान में कहीं भी कमी नजर नहीं आएगी, क्योंकि संविधान एक ऐसा विषय वस्तु है कि ज़्यादातर हमें अनुच्छेद में रटा दिया जाता है। यह अनुच्छेद के अंतर्गत ही हमें समझा दिया जाता है कि जिस व्यक्ति को अनुच्छेद याद है, थोड़ा बहुत परिभाषाएं याद है, मतलब संविधान को उसे पूर्ण ज्ञान है। ये यथार्थ नहीं है। मैं भी पहले ऐसे ही मानता था, लेकिन जब मैंने कई स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए, तो उससे एक चीज़ तो पता चली कि इतना नॉलेज पर्याप्त नहीं। उसके बाद थोड़ा सा मैं डिटेल एनालिसिस पे गया। आप डीडी बसु पढ़ेंगे या फिर परीक्षावाड़ी पढ़ेंगे, तो परीक्षावाड़ी हो या डीडी बसु हो, लक्ष्मीकांत का अध्ययन मैंने नहीं किया, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि हमने छोड़ रखे हैं। सुभाष कश्यप पढ़ लीजिए आप, सुभाष कश्यप की भी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। शुरुआत करने के लिए एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए। 11वीं-12वीं की आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो पढ़ने वाला सब्जेक्ट हुआ। पहली सबसे बड़ी ज़रूरत बात ये होती है कि यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो उसका प्रीवियस ईयर देखिए। मैं प्रेफर करूँगा प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स की जरूर देखिए सबसे पहले। आप मेंस भी देख सकते हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस किसी भी कर रहे हैं, तो आप पहले पुराने सालों के पेपर को देखिए। पुराने साल के पेपर करने को आप जान जाएंगे कि हमें किस प्रकार की तैयारी की जरूरत है। तभी मुझे लगा कि आपको एक विस्तृत तैयारी की जरूरत है। अब मैं वो करा सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं, वो काबिलियत आ चुकी हैं कि मैं आपको एक विस्तृत संविधान की जानकारी दे सकता हूँ। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, काफ़ी अध्ययन किया हुआ, उसके बाद मैं ये डेटा आपको दे पा रहा हूँ। और ये डेटा आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपको कई किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद डेटा को निकालना पड़ेगा। तो ये तो थी संविधान की शुरुआत की बात। तो ये है संविधान का स्टार्टिंग। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे आगे हमें क्या पढ़ना है। नोट्स जरूर बनाते जाना है। नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है, नोट्स आप की पॉइंट पे बनाइए जो आपको समझ में आते हैं कि हमें लिखना चाहिए। बाकी हम फैक्चुअल, इसका डेटा बचा हुआ है, फैक्चुअल डेटा हम लिखवा देंगे। ये मेरी गारंटी है कि आपके ना फैक्ट छूटेंगे ना कॉन्सेप्ट छूटेंगे, ना प्री छूटेगा ना मेंस छूटेगा। जब आप इसमें लिखेंगे, वैसे ये मेंस ओरिएंटेड ही है मुख्यतः, लेकिन हम प्रीलिम्स के जितने से ज़्यादा तथ्य और क्वालिटी वाले तथ्य जो आते भी हैं, ज़्यादातर आप छोड़ देते हैं, उस तरह के तथ्यों का समावेश इसमें करेंगे। तो आप उससे निष्फिक्र रहें, बस आप मेरे साथ करते चलें। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, हिस्ट्री की मेरी क्लासेस चल रही हैं जो मैं स्वयं ही कर रहा हूँ। अभी तक बोर्ड नहीं था, बोर्ड आ गया है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बन रही हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड ना है ना मुझे चाहिए, मैं इसी में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं अपने पास है नहीं कि हर प्रकार से साधन संपन्न है। तो जितना है मेरे पास मैं उतने में पढ़ा सकता हूँ। हाँ, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट रहेगा। जब आप एक बार नोट्स बना लेंगे, उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करेंगे मेंस का, तब आपको पता चलेगा कि कंटेंट क्या है। ठीक है, समय कीमती है, आप लोग पढ़े। और इसका दूसरा भाग कल आएगा। आज शाम को हिस्ट्री की क्लास और डल जाएगी, तो हिस्ट्री की क्लास और मैं डालूंगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्राचीन भारत चल रहा है, प्राचीन भारत की स्रोत चल रहा है, उसमें भी हम बहुत ही अच्छे डिटेल से कवर कर रहे हैं। प्राचीन भारत के पहला ओवरव्यू बना रहे हैं, उसके बाद प्राचीन भारत शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट शुरू होने से पहले ही मैं 5-6 वीडियो उसमें डाल दूंगा, 6 से 7 वीडियो, ताकि आप उसकी समझ विकसित कर सकें और इतिहास के प्रति जो आपका भय है वो मिट सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।